वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम ओशा 30 आवर जनरल इंडस्ट्री की लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक ओशा 30 आवर जनरल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स 29 CFR 1910 का सब पार्ट डी है। बेसिकली सब पार्ट डी एक लेंथी टॉपिक है, सो इसको हम दो वीडियोस यानी लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। लेट मी क्लियर वन थिंग अबाउट ओशा स्टैंडर्ड्स। ओशा में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये रेलिवेंट टू द फील्ड हैं, या हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली प्रैक्टिकली रिलेटेड टू द फील्ड हैं। तो जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर्स हैं, या किसी भी पोजीशन के ऊपर आप हेल्थ एंड सेफ्टी में काम कर रहे हैं, तो आपको इन स्टैंडर्ड्स की होना बड़ा ज़रूरी है इन ऑर्डर कि आप साइट के ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करवा सकें। और ऑन द अदर हैंड अगर आपकी इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर अच्छी ग्रिप है तो आप जॉब पे एक्सेल कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ी सी वीडियोस लेंथी हो सकती हैं, बोरिंग हो सकती है, बिकॉज इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल से रेलिवेंट हैं, कैलकुलेशन से रेलिवेंट हैं, या फिर आप ये कह लें कि डिजिट्स डाटा से रेलिवेंट हैं। तो आपको मैक्सिमम चीज़ें जितनी आप रिटेन कर सकते हैं वो आपको याद होनी चाहिए, या उनका आपको आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू ओशा को डिटेल में डिस्कस किया था कि बेसिकली ओशा क्या है, किस तरह से काम करता है, ओशा इंस्पेक्शंस किस तरह से काम करती हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 1 जो है उसको देख सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू करेंगे 29 CFR 1910 सब पार्ट डी, जो कि बेसिकली एक ओशा का स्टैंडर्ड्स है जनरल इंडस्ट्री का। अब इसमें सेवरल सब टॉपिक्स हैं, जैसा कि 1910-21 स्कोप्स एंड डेफिनेशन से रेलिवेंट है, 22 जनरल रिक्वायरमेंट से रेलिवेंट है, 23 जो है वो लैडर्स से रेलिवेंट है, 24 स्टेप बोर्ड्स एंड मैन होल स्टेप्स से रेलिवेंट है, 25 स्टेयरवेज, 26 डॉक बोर्ड्स, 27 स्काफोल्डिंग एंड रोप डिसेंट सिस्टम, 28 ड्यूटी टू हैव फॉल प्रोटेक्शन एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन, 29 फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन एंड 30 ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट से रेलिवेंट है। तो हम इन सब टॉपिक्स को डेफिनेटली लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देयर इज अ प्रीलिमिनरी नोट, दिस ट्रेनिंग लेक्चर विल प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ वर्किंग एंड वर्किंग सर्विसेज, इट डज नॉट कवर एवरीथिंग इन डिटेल। डेफिनेटली जो सब पार्ट डी है 1910 स्टैंडर्ड्स का, ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, डायरेक्टली आप गूगल करके इट्स फ्री, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे, जस्ट इसका ओवरव्यू लेंगे, लेकिन ओवरव्यू इनफ होगा आपको इसके बारे में ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो फॉर कंप्लीट रिक्वायरमेंट प्लीज रिव्यू ओशा स्टैंडर्ड्स 1910 सब पार्ट डी वर्किंग एंड वर्किंग सर्विसेज फ्रॉम 1910-21 टू 1910-26 तक हम जो इस वीडियो में देखेंगे, वैसे ये स्टैंडर्ड जो है वो 1910-30 तक है बेसिकली। सो चलते हैं जनाब। सबसे पहले व्हाट इज वर्किंग एंड वर्किंग सर्विसेज। हम वर्किंग एंड वर्किंग सर्विसेज से बेसिकली मुराद क्या है? तो वर्किंग एंड वर्किंग सर्फेस इज एनी सरफेस, फ्लैट हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या फिर अपराइट वर्टिकल, किसी लैडर के ऊपर आपने जाना है, या फिर किसी स्कैफोल्डिंग के ऊपर आपने जाना है, तो दैट अ वर्कर यूज ड्यूरिंग देयर वर्क जॉब। एक ऐसी सरफेस, कोई भी वॉकवे जिसके ऊपर चढ़ के या जिससे को यूज करते हुए को वर्कर्स काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसी वर्क प्लेस के ऊपर, इनको हम वर्किंग एंड वर्किंग सर्फेस कहते हैं बेसिकली। सो इट इंक्लूड्स सर्फेस दैट एम्प्लॉइज वर्क ऑन और मूव थ्रू। सिंपल इज दैट, ऐसी चीज़ें लाइक फ्लोर के ऊपर आप चल के जाते हैं, स्टेयर्स रैम्प्स के ऊपर आप चल के जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, स्कैफोल्डिंग के ऊपर, रूफ्स के ऊपर आप काम करते हैं, या फिर आप लाइक वॉकवेज हैं, कैट वॉक्स हैं, इसी तरह से मतलब डिफरेंट जो पाथवेज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू वर्क ऑन एंड टू मूव ऑन, इनको हम वर्किंग एंड वर्किंग सर्विसेज बेसिकली कहते हैं। तो दीज सर्विसेज कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। सिंपल इज दैट, वुड हो सकता है, मेटल हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, मैश हो सकता है, ग्रेड्स हो सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप की वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज आपको वर्क प्लेस के ऊपर नजर आती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जनाब? इंपॉर्टेंट इनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट क्यों है जनाब? तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एवरी डे मोस्ट ऑफ द टाइम वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज से ही डेफिनेटली बंदे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, किसी वॉकवे के ऊपर से गुजर के जा रहे हैं। तो इनको स्टेबल रखना, सेफ रखना, हैजर्ड फ्री रखना, जिसमें लेट्स सपोज दैट हैजर्ड फ्री किस तरह के स्पिल्स को रिमूव करना, होल्स को रिमूव करना, ब्रोकन पार्क, ट्रिपिंग हैजर्ड जो है इनको रिमूव करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर के लिए, ताकि इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स, स्पेसिफिकली स्लिप ट्रिप एंड फॉल के इंसिडेंट एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे।
सबसे मेजर हैजर्ड स्लिप हैजर्ड है, कैन हैपन व्हेन देयर इज टू लिटिल फ्रिक्शन बिटवीन योर फीट एंड द सरफेस। जिस सरफेस के ऊपर चल रहे हैं और आपके जो आपने शूज़ पहने हुए हैं या जो भी आपने मतलब कि यूटिलाइज किए हुए जिस तरह के भी शूज़ आपने, उनके दरमान जब फ्रिक्शन कम हो जाती है, जैसे कि फर्श अगर उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, टाइल्स लगी हुई उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, तो फ्रिक्शन डेफिनेटली कम हो गई है, तब जो है वो स्लिप हैजर्ड इनकाउंटर होता है। अब कॉमन कॉजेज क्या है जनाब? वेट और ऑयली फ्लोर है, उसके बाद स्पिल्स है वाटर की, ग्रीज की या केमिकल्स की स्पिल्स हो सकती हैं। वेदर हैजर्ड है, रेन है, आइस है, स्नो है, फ्रिक्शन डेफिनेटली कम हो जाती है। जो हमारे पास लूज रग्स एंड मैट्स जो हैं वो भी समटाइम स्लिप ट्रिप का जो मतलब के इशू बनते हैं, स्लिप का कॉज बनते हैं, जिससे बंदा स्लिप होकर गिर सकता है। तो ये एक बेसिक हैजर्ड है वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज से रेलिवेंट। नेक्स्ट हम चलेंगे ट्रिप हैजर्ड। अगेन स्लिप एंड ट्रिप को हम इकट्ठा ही डिस्कस करते हैं। अगर व्हेन योर फीट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट एंड यू लूज द बैलेंस, किसी भी चीज के साथ ट्रिप होना, अटकना, उसके बाद आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाए और आप गिर जाए, इसे ट्रिपिंग हैजर्ड कहते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया कि ट्रेलिंग केबल में एक बंदा अटक के जो है वो गिर रहा है, तो दैट इज अ ट्रिपिंग हैजर्ड। अब कॉमन कॉजेज हम देख लेते हैं इसमें। केबल अक्रॉस द वॉकवेज, डेफिनेटली ट्रेलिंग केबल्स जो है वो एक मेजर हैजर्ड है साइट्स के ऊपर, यूजुअली कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर। उसके बाद क्लटर्ड वॉकवेज हैं, इस तरह से पुअर लाइटिंग है, अनइवन फ्लोरिंग है, ओपन ड्रॉर्स, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ ओपन है टेबल का, तो उसमें भी ट्रिपिंग हैजर्ड जो है वो बढ़ जाता है, डेफिनेटली उसमें भी ट्रिप होकर बंदा गिर सकता है या चोट लग सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फॉल हैजर्ड। रिजल्ट्स फ्रॉम स्लिप एंड ट्रिप्स, अगेन ये स्लिप एंड ट्रिप से ही हैपन होता है। कैन हैपन एट द सेम लेवल और फॉल फ्रॉम हाइट। अगर आप सीढ़ी पे काम कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, तो आप हाइट से गिर सकते हैं, या फिर अगर आपको सेम लेवल से आप किसी चीज़ से अटक के गिर जाते हैं तो ये भी फॉल हैजर्ड में इंक्लूड होता है। अब कॉमन कॉजेज क्या है जनाब? अनप्रोटेक्टेड एजेस है, ओपन साइड फ्लोर्स, रूफ्स की मतलब के हाइट से बंदा गिर सकता है। उसके बाद मिस यूज लैडर्स एंड स्कैफोल्डिंग है, अगर लैडर को स्कैफोल्डिंग को प्रॉपर्ली आपने यूज नहीं किया। मिसिंग गार्डरेल्स एंड डैमेज स्टेयर्स से बंदा गिर सकता है। अनसेफ यूज ऑफ पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, अगर आपने प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, आपने फुल बॉडी हार्नेस पहनी है लेकिन उसको हुक नहीं किया, तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। डेफिनेटली आप अगर इन केस ऑफ डिसबैलेंस, इन केस ऑफ गार्डरेल नहीं है, एज प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप हाइट से नीचे गिर सकते हैं, वो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो ये बेसिक 3 हैजर्ड से। नेक्स्ट हम चलते हैं जनाब जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर 29 CFR 1910-22 की हम बात करेंगे। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि कीप ऑल वर्किंग सर्फेसिस जो है, वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसिस क्लीन, ऑर्डरली एंड ड्राई। मतलब हाउस कीपिंग होनी चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, डेब्रीज नहीं होनी चाहिए, जो मतलब कि ऐसी चीज़ जिससे स्लिप ट्रिप हो सके वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये जनरल रिक्वायरमेंट है एज पर 29 CFR 1910-22। इस तरह से रिमूव हैजर्ड्स लाइक स्पिल्स, लूज बोर्ड्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स, स्नो एंड आइस, अगर साइड के ऊपर इस तरह की चीज़ें हैं तो उनको हम रिमूव करेंगे ताकि हम जो स्लिप ट्रिप का हैजर्ड है उसको अवॉइड कर सकें। प्रोवाइड सेफ एक्सेस एंड इग्रेस फॉर एम्प्लॉइज, किसी भी इक्विपमेंट के अंदर जाना, इक्विपमेंट से बाहर आना, या किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाना बाहर आना, या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना और प्लेटफॉर्म से वापस नीचे आना, इसका सेफ एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जनरल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली किन के लिए? तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए, ये एम्प्लॉयर के लिए कि आपने साइट के ऊपर ये चीज़ें मेंटेन करनी है। नेक्स्ट आ जाएगा जनाब इंश्योर सर्फेसिस कैन सपोर्ट मैक्सिमम इंटेंडेड लोड्स। ये मेक श्योर करना है कि जिस सर्फेस के ऊपर चल रहे हैं वो ओवरलोड ना हो उसके ऊपर, मतलब ओवरलोडिंग से डेफिनेटली प्लेटफॉर्म गिर सकता है, स्कैफोल्डिंग टॉपल ओवर हो सकती है, स्कैफोल्डिंग गिर सकती है। तो मेक श्योर करेंगे कि जितने लोड के लिए वो प्लेटफॉर्म या एक्सेस इक्विपमेंट डिजाइन किया गया है उससे ज़्यादा हम उसके ऊपर लोड ना डालें। नेक्स्ट इज इंस्पेक्ट रेगुलरली, फाइंड हैजर्ड क्विकली, गार्ड अनसेफ एरियाज, इमीडिएटली रिपेयर इजंट पॉसिबल। अगर कोई ऐसा चीज़ है, ऐसा हैजर्ड है जिसको हम फौरन फिक्स नहीं कर सकते, तो उसको बैरिकेड कर दें एटलीस्ट, और रेगुलर इंस्पेक्शन साइट्स के ऊपर की जाए ताकि हम स्लिप ट्रिप फॉल के हैजर्ड को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल रिपेयर्स मस्ट बी हैंडल्ड बाय द क्वालिफाइड पर्सन। लेट्स सपोज दैट एक स्कैफोल्डिंग है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, तो प्रॉपर स्कैफोल्डिंग उसमें एक कंपिटेंट बंदा हो, स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या स्कैफोल्डिंग इंजीनियर को एंगेज करे ताकि वो बता सके कि इस मॉडिफिकेशन से इसकी लोड कैपेसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो जब भी हम कोई मॉडिफिकेशन करेंगे मेक श्योर करेंगे किसी सीनियर बंदे को साथ में इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। लैडर रिक्वायरमेंट्स हैं 1910-25 सब पार्ट डी का, बेसिकली 1910 का 25 ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। तो लैडर से रिक्वायरमेंट्स क्या है जनाब? लैडर, रग्स, स्टेप्स एंड क्लट्स आर पैरेलल, लेवल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड।
लैडर के जो रग्स बोलते हैं जो ऐसे उसमें हॉरिजेंटली फुट स्टेप रखने के लिए जो स्पोर्ट्स बनी होती हैं, दो हमारे पास लॉन्ग साइड के ऊपर पोल होते हैं और उसमें दरमियान में हमारे पास हॉरिजेंटली फुट स्टेप्स के लिए बनी होती हैं, तो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर उसमें स्पेस होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। अगर लेट्स सपोज दैट 14 इंचेस का गैप है तो हर एक रग के दरमियान में 14 इंच का गैप ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज वुडन लैडर्स आर नॉट कोटेड विद मटेरियल्स। वुडन लैडर्स के ऊपर कोई कोटिंग नहीं करनी, पेंट नहीं करना, ताकि उसमें जो भी डैमेजेस हैं, क्रैक्स हैं, उनको देखा जा सके। ये जो डिफेक्ट्स हैं उनको हाइड करने के लिए समटाइम पेंट या कोटिंग कर दी जाती है, तो ये एज पर ओशा स्टैंडर्ड्स ये नहीं अलाउ। नेक्स्ट आ जाएगा मेटल लैडर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोजन। मेटल लैडर्स के ऊपर प्रॉपर जो है उसकी कोटिंग करनी चाहिए ताकि उसको कोरोजन ना हो, वेदरिंग इफेक्ट से वो खराब ना हो। नेक्स्ट इज लैडर्स आर फ्री फ्रॉम पंक्चर एंड लिक्रेशन हैजर्ड, मतलब कि डैमेज उसमें कोई नहीं होना चाहिए, उसमें कोई सुराख नहीं होने चाहिए, प्रॉपरली जिसे कहते हैं कि मेंटेन्ड लैडर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लैडर आर यूज्ड ओनली फॉर देयर इंटेंडेड डिजाइन पर्पस। जिस चीज के लिए बनी हुई है सिर्फ उसी टास्क के लिए उसको यूज किया जाए, ओवर रीचिंग ना की जाए, साइड बाय साइड उसको यूज ना किया जाए, जिस पर्पस के लिए वो बनाई गई है सिर्फ उसी पर्पस के लिए उसको यूज किया जाए। नेक्स्ट इज लैडर्स आर रेगुलरली इंस्पेक्टेड फॉर डिफेक्ट्स। हर मंथ में, हर वीक में या यूज से पहले हमने लैडर्स को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव लैडर्स आर टैग्ड डेंजरस एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सर्फेस। जो टूटी लैडर है, जो डैमेज लैडर है, उसके ऊपर टैग लगाएंगे डोंट यूज का और उसको यूज में नहीं लेकर आएंगे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज फेस द लैडर वाइल क्लाइंबिंग। जब लैडर के ऊपर चढ़ रहे होंगे तो एम्प्लॉइज जो है वो लैडर को फेस करें, मतलब कि उल्टे रुख नहीं चढ़ना, लैडर को प्रॉपरली फेस करते हुए क्लाइंब करना है आपने। एम्प्लॉइज यूज एटलीस्ट वन हैंड टू ग्रिप द लैडर वाइल क्लाइंबिंग। एक हाथ, वैसे भी 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का आपको आइडिया होगा कि 2 पाँव एक हाथ या एक हाथ 2 पाँव जो है वो इन कॉन्टैक्ट ऑफ लैडर होने चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉइज डू नॉट कैरी एनी लोड दैट कुड कॉज लूज ऑफ बैलेंस एंड फॉल ड्यूरिंग क्लाइंबिंग। एम्प्लॉइज जब ऊपर जा रहे हो तो कोई ऐसा मटेरियल कैरी ना करें जिससे उनको गिरने का खतरा हो। तो ये बेसिक कुछ लैडर से रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स हैं 1910-25 के अकॉर्डिंग, जो कि सब पार्ट डी है बेसिकली, अगर हम जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, ओशा रूल्स फॉर यूजिंग पोर्टेबल लैडर्स। अब उसके कुछ रूल्स हैं जो कि पोर्टेबल लैडर्स को यूज करने के लिए फॉलो करने हैं। तो कीप इनफ स्पेस बिटवीन साइड रेल्स फॉर सेफ क्लाइंबिंग। जो उसकी साइड रेल्स हैं उनके दरमियान में इनफ फासला होना चाहिए ताकि सेफली जो है वो वर्कर्स उसके ऊपर क्लाइंब कर सकें। मेक श्योर दैट रग्स आर मेटल लैडर स्लिप एंड स्किड रेजिस्टेंस। अगर आप मेटल लैडर यूज कर रहे हैं तो उसके जो रग्स हैं वो स्लिप और स्किड रेजिस्टेंट होने चाहिए, प्रॉपरली उनके ऊपर ग्रूविंग हो या फिर उनके ऊपर कोई रबड़ मटेरियल लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इज एवरी लैडर मस्ट होल्ड 4 टाइम्स द वेट इट इज सपोज टू कैरी। अगर एक लैडर जो है वो 100 kg के लिए डिजाइन की गई है तो एटलीस्ट वो 400 kg का वेट बेयर कर सकती हो। उसके बाद लैडर जो है उसको 75 डिग्रीज के ऊपर रखना चाहिए, जो कि हाइट अगर 4 मीटर है तो उसका बेस डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर रहेगा, जिसमें रेशो 4:1 बन जाती है। तो ये एक सेफ एंगल है फॉर प्लेसिंग द लैडर। उसके बाद द साइड रेल्स ऑफ द लैडर मस्ट गो अप एटलीस्ट 3 फीट हायर देन द टॉप वेयर यू आर क्लाइंबिंग। जो भी आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उसके 3 फुट ऊपर तक लैडर का जो है साइड रेल्स जो है वो एक्सटेंडेड होनी चाहिए। उसके बाद लैडर एक्सटेंशंस मस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी एंड दे शुड नॉट बी सैग व्हेन समवन क्लाइंबिंग। अगर हमने 2 लैडर्स को कंबाइन किया है, लैडर्स हाई रीच के लिए लैडर्स की एक्सटेंशंस को यूज किया है, तो उसमें सैगिंग नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग लैडर कनेक्शंस जो हैं वो मेक श्योर करेंगे जब भी हम एक्सटेंशन लैडर्स को यूज करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं बेसिकली। अब आपको मतलब यहाँ से आइडिया हो रहा होगा कि ये प्योरली रेलिवेंट टू द फील्ड बातें हैं, प्योरली रेलिवेंट टू द सेफ्टी ऑफ द फील्ड की बातें हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट हम चलेंगे जनाब 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट रूल्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि ऑलवेज कीप 3 पॉइंट इन कॉन्टैक्ट। 2 हैंड्स आर 1 फुट आर 2 फीट एंड 1 हैंड आपका एट अ टाइम लैडर के साथ इन कॉन्टैक्ट होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर बैलेंस को बना सकें। नेक्स्ट इज होल्ड द लैडर फिर्मली विद योर हैंड्स। जब भी आप पकड़ेंगे तो प्रॉपर ताकत के साथ आपने लैडर को पकड़ना है। एंड मूव 1 लिम्ब एट अ टाइम। एक एक स्टेप जो है वो आप लैडर के ऊपर जाएंगे, ताकि 2-2 3-3 स्टेप्स को जल्दी से ऊपर चढ़ने की ट्राई नहीं करेंगे ताकि आप बैलेंस को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट इज डोंट कैरी हैवी आइटम्स वाइल क्लाइंबिंग। यूजुअली ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप लैडर क्लाइंब करें तो कोई भी टूल्स इक्विपमेंट्स हाथ में लेकर ना चढ़ें, लेकिन हैवी आइटम्स नहीं होने चाहिए। लाइट मतलब कि एक स्क्रू ड्राइवर है वो बंदा लेके जा सकता है, लेकिन अगर आप हैवी आइटम्स लेके जा सकते हैं जो कि डिसबैलेंस का सबब बन सकते हैं तो ऐसे आइटम्स एज पर ओशा रूल्स आपने कैरी नहीं करने,
वाइल क्लाइंबिंग द लैडर्स। नेक्स्ट स्लाइड की चलेंगे, फिक्स्ड लैडर्स की बात करेंगे। अब देखिए ये था हमारे पास जो प्रीवियसली हमने पढ़ा है, ये हमारे पास वो लैडर थी जो पोर्टेबल लैडर थी, एक जगह से दूसरी जगह हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब फिक्स्ड लैडर्स कैसी हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ फिक्स्ड लैडर्स होती हैं, इस तरह से इक्विपमेंट्स के साथ फिक्स्ड लैडर्स होती हैं जो कि ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है उसके साथ वेल्डेड होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह हम इनको मूव नहीं कर सकते। इनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं, लैडर्स मस्ट सपोर्ट मैक्सिमम इंटेंडेड लोड सेफली। जो लैडर्स हैं जितना मैक्सिमम इंटेंडेड लोड है उसको सेफली वो उठा सकती हों। देयर मस्ट बी मिनिमम स्पेस बिहाइंड द लैडर 7 इंचेस। मतलब अगर किसी इक्विपमेंट के साथ लैडर लगी हुई तो उसमें 7 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि आपके फुट स्टेप्स ईजिली उसके ऊपर आ सकें। देन ग्रैब बार्स मस्ट नॉट स्टिक आउट। जो ग्रैब बार्स हैं वो स्टिक आउट ना हो, बाहर निकले हुए रग्स ना हो किसी भी लैडर के। उसके बाद 42 इंचेस अबव द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। जो भी रूफ है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने उतरना है उसका 42 इंचेस तक ये जो लैडर है इसको एक्सटेंड होना चाहिए ताकि इजीली आप लैंड ऑफ हो सकें। उसके बाद क्या आ जाता है कि जनाब 24 to 30 इंचेस स्पेस जो है वो होनी चाहिए। अब जो साइड रेलिंग्स हैं, जो साइड में दरमियान में 2 बार्स हैं, उनके दरमियान की स्पेस है, मतलब कि जो कि 2 फीट से 2.5 फीट तक होनी चाहिए ताकि इजीली बंदा जो है उसके ऊपर से क्लाइम कर सके। नेक्स्ट इज साइड रेल्स शुड नॉट बी मोर देन 36 इंचेस। साइड रेल्स जो हैं वो 36 इंचेस से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा उनके दरमियान जो विड्थ है वो 36 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 24 से 30 तक रिक्वायर्ड है लेकिन 36 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आ जाता है देयर मस्ट बी कंटिन्यूस लैडर्स होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो रग्स हैं उनके दरमियान में इक्वल स्पेस होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट आ जाता है हमारे पास डिजाइन्ड टू प्रिवेंट फीट फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन। उनके ऊपर इस तरह से ग्रूविंग होनी चाहिए, इस तरह का मटेरियल लगा होना चाहिए जिससे स्लिप या स्किड रेजिस्टेंस होनी चाहिए लैडर्स जो यूज हो रही हैं, फिक्स्ड लैडर्स। और नेक्स्ट आ जाता है जनाब मोर देन 90 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजेंटल नहीं, मतलब इस तरह से सैगी नहीं होनी चाहिए। अगर 90 डिग्री पे भी फिक्स्ड लैडर लगी हुई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि बंदा पीछे से फॉल हो सके या टोपल, मतलब कि हाथ या किसी भी एक्सीडेंट में पीछे को बंदा गिर सके। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फिक्स्ड लैडर से रेलिवेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, मोबाइल लैडर स्टैंड्स एंड प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे। इसके बारे में ओशा बेसिकली क्या कहता है, तो सबसे पहले स्टेप्स एंड प्लेटफॉर्म्स मस्ट बी स्लिप रेजिस्टेंट। तो जितने भी स्टेप्स हैं ये नीचे हमें दिखाई गई है, मतलब प्लेटफॉर्म लैडर से रेलिवेंट है। लैडर स्टैंड्स कहते हैं इनको या प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, लैडर प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं इनको। तो स्किड रेजिस्टेंट या स्लिप रेजिस्टेंट उसका जो है प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मोबाइल लैडर्स मस्ट सपोर्ट्स 4 टाइम मैक्सिमम लोड इंटेंडेड, 4 टाइम थ्रू देयर कैपेसिटी जो है वो लोड बेयर कर सकती हो। उसके बाद व्हील्स एंड कैस्टर्स मस्ट सपोर्ट 4 टाइम्स। अगेन जो व्हील्स एंड कैस्टर्स हैं वो भी 4 टाइम लोड कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। अगर 100 kg के लिए डिजाइन है तो 400 kg की बेयरिंग कैपेसिटी उनकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज 4 फीट अबव अगर कोई भी प्लेटफॉर्म है तो उसके साइडों के ऊपर हैंड रेल्स जो हैं वो प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज 10 फीट से अगर ऊपर है तो फुल गार्ड रेल्स होनी चाहिए और उसके टो बोर्ड्स भी लगे होने चाहिए ताकि फॉलिंग ऑब्जेक्ट से भी प्रिवेंट किया जा सके, उसको भी बचाया जा सके। नेक्स्ट इज स्टेप्स मस्ट बी इवनली स्पेस्ड। अब स्पेस कितनी होनी चाहिए, राइज जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 इंचेस का होना चाहिए। और डेप्थ, अगर जो डेप्थ क्या होता है कि बेसिकली विड्थ ऑफ जो हमारे पास इधर आपको ये पिक्चर्स में भी नजर आ रहे होंगे कि ये प्लेटफॉर्म टाइप इसके स्टेप्स हैं, तो जो उसके स्टेप्स की विड्थ है वो 7 इंचेस एटलीस्ट होनी चाहिए। और जो उसके स्टेप्स हैं उनका एंगल लेस देन आर इक्वल टू 60 डिग्री होना चाहिए, जो दरमियान में उसके आप ये कह लें स्टेप्स लगे हुए हैं, उसकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम वर्किंग सरफेस हाइट नॉट एक्सीड 4 टाइम्स टू द शॉर्टन बेस डायमीटर। अब जो बेस का हमारे पास डायमेंशंस हैं उससे 4 टाइम्स ज्यादा उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, उसके साइडों पे टोपल ओवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद व्हील्स एंड कैस्टर्स मस्ट बी इक्विप्ड टू स्टॉप हॉरिजेंटल मूवमेंट। जो व्हील्स लगे हुए हैं, जो कैस्टर्स लगे हुए हैं वो हॉरिजेंटल मूवमेंट को प्रिवेंट करें, डेफिनेटली उनमें लॉकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। एंड मोबाइल लैडर्स मस्ट नॉट मूव व्हेन एन एम्प्लॉय ऑन वर्किंग ऑन इट। जब भी कोई बंदा उसके ऊपर काम कर रहा है तो मोबाइल लैडर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना। तो ये बेसिकली वो लैडर्स हैं जो यूजुअली आप देखेंगे घरों के में पेंट करने के लिए लोग सीलिंग को पेंट करने के लिए लेकर आते हैं, सही है। तो इनके ऊपर जब कोई बंदा काम कर रहा हो तो उसको हमने मूव नहीं करना। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी मोबाइल लैडर्स और प्लेटफॉर्म से रेलिवेंट। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे, स्टेप बोल्ट्स हैं ये 29 CFR 1910-24 को हम डिस्कस करेंगे। अब स्टेप बोल्ट्स बेसिकली जो टावर्स होते हैं उनमें यूज होते हैं या जो भी पोल्स होते हैं उनमें यूज होते हैं।
तो इनकी डिटेल को डिस्कस करते हैं। स्टेप बोल्ट्स मस्ट बी कोरियन रेजिस्टेंट। अब देखें ये एक पोल के ऊपर बंदा जा रहा है, इसके ऊपर स्टेप बोल्ट्स, मतलब कि ये देखें इसमें लैडर की तरह नहीं है, सिंपल बोल्ट लगे हुए हैं। उन बोल्ट्स के ऊपर पाँव रख के जो भी वर्कर्स हैं, जो भी मेंटेनेंस वर्कर है, क्रू है, जिसने ऊपर एक्सेस लेनी है उस टावर के ऊपर, उसके ऊपर चलता हुआ वो ऊपर जाता है। तो ये क्या होनी चाहिए ना, कोरियन रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ओशा क्या कहता है कि इनको कोरियन जंग ना लगे, इनको इस तरह के मटेरियल के होने चाहिए। नेक्स्ट इज मस्ट प्रिवेंट फीट फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ ऑन द एंड के ऊपर इनको, अब ये सेकंड पिक्चर जो आई है इसके ऊपर आप देखेंगे एंड के ऊपर इनके ऊपर कैप बना होता है, जिस तरह किसी नट के ऊपर बना हो, ताकि साइड से जो फुट है वो स्लिप ना हो। तो ये भी एज पर ओशा रिक्वायरमेंट होने चाहिए। इस तरह से मस्ट बी स्पेस्ड 12 to 18 इंचेस वर्टिकली, मतलब एक बोर्ड लगा है उसके बाद 12 to 18 इंचेस, फिर 12 to 18 इंचेस, इतना वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। इससे ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए एज पर ओशा स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज ईच स्टेप एटलीस्ट हैव 4.5 इंचेस क्लियर विड्थ, मतलब कि जो हमारे पास बोर्ड्स लगे हुए हैं स्टेप बोर्ड्स, ये एटलीस्ट 4.5 इंचेस मतलब कि लॉन्ग होने चाहिए, पोल से बाहर को निकले होने चाहिए, ताकि इजीली इसके ऊपर फुट स्टेप रखा जा सके। नेक्स्ट इज 7 इंचेस क्लियरेंस बिहाइंड द स्टेप, अगर पीछे कोई स्ट्रक्चर है तो एटलीस्ट 7 इंचेस क्लियरेंस होनी चाहिए, ताकि बंदे का फुट स्टेबिलिटी के साथ उसके ऊपर आ सके। और अगर इतनी स्पेस नहीं है तो एटलीस्ट 4.5 इंचेस जगह होनी ही चाहिए इन जो हमारे पास स्टेप बोल्ट्स हैं इनके बैक साइड के ऊपर। नेक्स्ट इज स्टेप बोल्ट मस्ट सपोर्ट 4 टाइम टू द इंटेंडेड लोड, 100 kg के लिए डिजाइन है तो 400 kg बेयर करना चाहिए इनको। नेक्स्ट इज इंस्पेक्ट स्टेप बोल्ट्स एट द स्टार्ट ऑफ शिफ्ट, जब भी कोई बंदा ऊपर जाने लगे तो वो इनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करे कि ये अच्छी हालत में है, कोई स्टेप बोल्ट टूटेगा तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इनमें। नेक्स्ट इज रिप्लेस एनी स्टेप बोल्ट दैट बेंट मोर देन 15 डिग्री। अब देखिए बार बार उसके ऊपर वजन डालने से समटाइम्स स्टेप बोल्ट नीचे को बेंड हो जाते हैं। कोई भी स्टेप बोल्ट अगर इवन जस्ट 15 डिग्रीज भी बेंड हो गया तो हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव एंड रिप्लेस कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि स्टेप बोल्ट्स यूजुअली मतलब कि आप मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, ये मैंने भी खुद जब इसको स्टडी आउट किया तब मुझे पता चला कि स्टेप बोल्ट्स के भी ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये भी ऐसे मतलब नहीं है। तो ओशा हर चीज के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है, आपने इन चीजों को डेफिनेटली साइड के ऊपर कंप्लाई करवाना है। नेक्स्ट इज मैन होल स्टेप्स है, अगेन ये 1910-24 है। अब मैन होल स्टेप्स को क्या कहते हैं, बेसिकली इसकी पिक्चर आपके सामने। मैन होल स्टेप्स सपोर्ट्स देयर मैक्सिमम इंटेंडेड लोड। अब किसी भी पिट के अंदर जाने के लिए, किसी भी मतलब कि ऐसी चीज जिसके आपने डाउन टू द अर्थ जाना है, उसमें ये बेसिकली इंस्टॉल की जाते हैं। मैन होल स्टेप्स होते हैं, जितने भी सेवर्स होते हैं, जितने भी पिट्स होते हैं, उनमें ये इंस्टॉल होते हैं। इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, स्लिप रेजिस्टेंट सर्विस होनी चाहिए इनकी, इस तरह से कोरियन रेजिस्टेंट होने चाहिए, इस तरह से मिनिमम क्लियरेंस विड्थ, इनकी क्लियरेंस विड्थ जो है वो 10 इंचेस होनी चाहिए, ताकि दोनों फुट्स इनके ऊपर इजीली प्लेस किए जा सके। देन वर्टिकल स्पेसिंग नॉट एक्सीड 16 इंचेस से ज्यादा इनके दरमियान का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियरेंस बिहाइंड 4.5 इंचेस, डेफिनेटली दीवार के साथ साथ लगते हैं तो एटलीस्ट 4.5 इंचेस की क्लियरेंस हो, ताकि इजीली इनको ग्रिप किया जा सके और इजीली इनके ऊपर पाँव को रखा जा सके। नेक्स्ट इज प्रिवेंट फुट स्लिपेज आर स्लाइडिंग ऑफ फ्रॉम द एंड के ऊपर, इसके ऊपर छोटी सी, ये आपको येलो वाली पिक्चर जो थर्ड पिक्चर है, इसमें छोटी सी आपको एक साइड के ऊपर एक हर्डल सी मिलेगी, ताकि स्लिप्स जो है वो बाहर को, फुट्स जो है वो स्लिप ना हो सके। इस तरह से इंस्पेक्ट मैन होल स्टेप्स एट द स्टार्ट ऑफ ईच वर्क शिफ्ट, इनको भी हमने इंस्पेक्ट करना है। तो आप देखेंगे जितनी भी एक्सेस इक्विपमेंट्स हैं, इनको हमने हर शिफ्ट में, हर काम से पहले हमने इनकी इंस्पेक्शन लाजमी करनी है एज पर ओशा स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, हम स्टेयरवेज की बात करते हैं। 29 CFR 1910-25 बेसिकली ये स्टैंडर्ड है। तो जनाब हैंड रेल्स, स्टेयर रेल्स एंड गार्ड रेल्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड प्रॉपरली। अब ये स्टेयरवेज हैं जो मतलब फिक्स्ड हमारे पास स्टेयर्स आ जाती हैं, ये भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने के लिए, रूफ्स के ऊपर जाने के लिए, एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर के ऊपर जाने के लिए बेसिकली यूज होती हैं। तो हैंड रेल्स या स्टेयर रेल्स या गार्ड रेल्स इनकी होनी चाहिए। वर्टिकल क्लियरेंस जो है वो एटलीस्ट मतलब कि अबव द स्टेयर्स मस्ट बी एटलीस्ट 6 फीट 8 इंचेस, मतलब अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रक्चर है, कोई रूफ है, तो एटलीस्ट 6 फीट 8 इंच की क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द स्टेप लेवल टू द टॉप लेवल तक होनी चाहिए। नेक्स्ट इज राइजर एंड ट्रेड्स मस्ट बी यूनिफॉर्म बिटवीन द लैंडिंग्स। तो यूनिफॉर्म राइजर एंड ट्रेड, राइजर्स क्या होते हैं, जो स्टेप इस तरह से बने होते हैं, उनकी जो डेप्थ है और जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लैंडिंग मस्ट बी अगर वाइड एज द स्टेयर 30 इंचेस डीप, मतलब कि जो लैंडिंग है उसकी पोजीशन एटलीस्ट 30 इंचेस होनी चाहिए। अगर आपने कहीं पे कोई लैंडिंग पॉइंट है तो 30 इंचेस उसकी विड्थ होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए।
उसके बाद डोर ओपनिंग्स ऑन टू द स्टेयर्स प्लेटफॉर्म 20 इंचज टू 22 इंचज की वहां पे क्लियरेंस लाजमी होनी चाहिए। ये बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बिल्डिंग्स में जहां पे भी ये चीज़ें बन रही होंगी वहां पे ऑलरेडी होती हैं, लेकिन हमें इनका आइडिया होना चाहिए बेसिक। तो उसके बाद 5x एक्सटेंडेड लोड जो है मिनिमम 1000 LB का लोड जो है इसको बेयर करना चाहिए। इस तरह से स्टैंडर्ड स्टेयर्स रेगुलर ट्रैवल बिटवीन द सर्विसेज, ये वो स्टैंडर्ड स्टेयर्स की रिक्वायरमेंट है जिनमें रेगुलरली हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एलिवेशन पे जाते हैं। उसके बाद जनाब स्पाइरल शिप एंड अल्टरिंग ट्रेड स्टेयर्स जो है इनके लिए ये स्टैंडर्ड्स लागू नहीं है, इनके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड्स हैं डेफिनेटली। स्टैंडर्ड स्टेयर्स का जो देयर मस्ट बी एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल जो कि 30 to 50 एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। मतलब कि अगर हम इस तरह के एंगल की बात कर रहे हैं तो राइजर की जो हाइट है 9.5 इंचेस और ट्रेड डेप्थ मतलब उस फुट स्टेप की जो डेप्थ है वो 9.5 इंचेस होनी चाहिए और मिनिमम विड्थ जो है वो 22 इंचेस। जितनी भी छोटी आपने लैडर मतलब स्टेयर्स बनानी है एटलीस्ट 22 इंचेस उनकी विड्थ होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी फॉर स्टेयरवेज। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पाइरल स्टेयर्स की बात करेंगे। 19, 10, 25 है बेसिकली ये। तो इसमें क्लियरेंस जो क्लियर विड्थ जो है वो एटलीस्ट 26 इंचेस की विड्थ होनी चाहिए उस स्पाइरल स्टेयर की। उसके बाद क्या है कि मैक्सिमम राइजर हाइट जो है वो 9.5 इंचेस होनी चाहिए। उसके बाद हेड रूम अबव द फुट स्टेप इज 6.6 इंचेस। अब देखिए जो स्टैंडर्ड स्टेयर थी उनमें 6.8 इंचेस था, इसमें 6.6 इंचेस की क्लियरेंस बताई गई है। उसके बाद इसी तरह से ट्रेड डेप्थ जो है वो 7.5 इंचेस, जो स्टेप है उसकी जो विड्थ है या डेप्थ है वो 7.5 इंचेस एटलीस्ट होनी चाहिए और यूनिफॉर्म साइज के ट्रेड्स जो है वो होने चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं स्पाइरल स्टेयर्स की बेसिकली। नेक्स्ट हम चलेंगे डॉक बोर्ड्स की बात करते हैं। 29 CFR 19, 10, 25 बेसिक इनका स्टैंडर्ड्स है। तो अब डॉक बोर्ड्स मस्ट सपोर्ट मैक्सिमम इंटेंडेड लोड्स। अब डॉक बोर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब भी आप किसी व्हीकल से कुछ मटेरियल्स ऑफलोड कर रहे होते हैं तो उसको रैंप के साथ लगाने के बाद उसके ऊपर डॉक बोर्ड्स हम रखते हैं, या एक व्हीकल को दूसरी व्हीकल के ऊपर जब हम लोड करते हैं तो उसको भी हम डॉक बोर्ड्स को यूज़ करते हुए एक सरफेस से दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करते हैं। तो बेसिकली ये पिक्चर है हमारे पास डॉक बोर्ड की। तो इसकी अब स्पेसिफिकेशंस या रिक्वायरमेंट्स एज पर ओशा स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो डॉक बोर्ड्स मस्ट प्रिवेंट व्हीकल्स फ्रॉम रनिंग ऑफ द एजेस। व्हीकल को एजेस से बाहर जाने से प्रिवेंट करते हैं। साइड के ऊपर इनके प्रॉपर एक रेजिस्टेंस बनी होती है जिससे व्हीकल साइड ऑफ ना हो सकें। एंड देन विदाउट रन ऑफ प्रोटेक्शन अलाउइंग नो हैजर्ड्स एग्जिस्ट। अब डॉक बोर्ड्स के ऊपर रन ऑफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मतलब उसके फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर इनग्रूवमेंट या सरफेस के ऊपर मतलब के कुछ ग्रूव्स बने होने चाहिए, जैसे कि ये इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ओशा की ये भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि चीज़ें रन ऑफ ना हो सकें, प्रॉपर उसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो उसके ऊपर क्रोडेड सरफेस जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पोर्टेबल डॉक बोर्ड्स मस्ट बी सिक्योर्ड टू प्रिवेंट द मूवमेंट्स। अब डॉक बोर्ड्स को प्रॉपरली फिट किया जाए, सिक्योर किया जाए, टाई ऑफ किया जाए ताकि ये स्लिप ऑफ ना हो जाए, मूव ना कर जाए। जब इनमें से इनके ऊपर से गाड़ी गुजारी जाए, मटेरियल गुजारा जाए या फोकलिफ्ट गुजारा जाए तो ये मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए प्रॉपरली इनको सिक्योर किया जाए। देन आ जाएगा यूज व्हीकल चॉक्स और सिमिलर मेजर टू स्टॉप द व्हीकल मूवमेंट। जब इनको व्हीकल्स के साथ यूज किया जाता है लोडिंग या ऑफ लोडिंग के लिए तो व्हीकल के टायर्स को चॉक किया जाए, प्रॉपर टायर चॉक्स के साथ, या उनके सामने कोई भी मटेरियल रख के ताकि गाड़ी जो है वो आगे पीछे मूव ना करे जब उसके ऊपर से मटेरियल की मूवमेंट हो। नेक्स्ट इज पोर्टेबल चॉक बोर्ड्स मस्ट हैंडल्स फॉर सेफ हैंडलिंग। अब मतलब कि हैंड हेल्ड इनको हैंडल किया जाए, इनको मतलब आप घसीटते हुए लेकर ना जाएं ताकि ये डैमेज ना हो, इनको प्रॉपरली उठा के लेके जाएं और सेफली जिस लोकेशन के ऊपर आपने इनको इंस्टॉल करना है वहाँ पे इनको आप इंस्टॉल करें। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी रेलिवेंट टू द डॉक बोर्ड्स 29 CFR 19, 10, 25। सो अप टिल नाउ हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 29 CFR 19, 10, 21 से 25 तक जो है वो चीज़ों को डिटेल में कवर किया है। रिमेनिंग हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। सो टिल नाउ इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल do comment on the video, also subscribe to the channel, and thank you very much for watching this video.